फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम सॉल्व, जिसमें हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स को अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है और आप चैनल पर नए हैं तो उनको ज़रूर देखिए। देखिए, आज हम 3rd चैप्टर को देखेंगे, जो है आपका क्लास 9th का परमाणु एवं अणु। क्लास 10th की एनसीईआरटी के लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिखाई दे रहा है, जो मेरे दूसरे चैनल का है, माही बायोलॉजी क्लासेस। आप वहाँ पर जाइए। वहाँ पर हम दोपहर 12 बजे आपकी 10th क्लास के एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें भी हम ऑलरेडी 3 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। देखिए, आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, हम आपको एक दिन में 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड करा के 2 से 3 दिन में आपका कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको दे देंगे। बहुत सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, हम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत कम टाइम में। आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको एक्सप्लेनेशन मिले, क्योंकि आपका जो ग्रुप डी के इस टाइम एग्जाम चल रहे हैं, वो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही देखने मिल रहा है। तो प्लीज़, मेरा चैनल न्यू है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, इसमें फ्यूचर में आपको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। आप इसको शेयर कीजिए दूसरों के साथ। यहाँ पर हम जनरल साइंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो 3rd चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है। आपको जल का 360 ग्राम मास दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है, 360 ग्राम। अब बताना है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 2 मोल जल, 20 मोल जल, जल के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु, या फिर जल के 1.2044 इंटू 10⁻25 अणु। तो देखिए, आप सीधे भी क्वेश्चन का आंसर लर्न कर सकते हैं, पर मैं फिर भी एक बार इसको आपको सॉल्व करा दे रही हूँ। ऑल अबाउट मैथमेटिक्स, क्योंकि कुछ जो आपका यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो आपकी मैथमेटिक्स का बेसिक कितना अच्छा है, ज़्यादा भी आपको मैथ में नहीं घुसना, कितना सही आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर लेते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मास दे रखा है आपको 360 ग्राम वाटर का। ठीक है, अब वाटर का मोलर मास कितना होता है, मोलर द्रव्यमान कितना होता है। जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 18 ग्राम। कितना होता है, 18 ग्राम। क्योंकि देखिए, H2O में आप देखेंगे तो H के 2 अणु होते हैं, जबकि ऑक्सीजन का 1 16 और 2 कितने हुआ, 18 ग्राम। कितना है, 18 ग्राम। तो ये नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या जब हम देखते हैं, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखें, उसमें मोलों की संख्या, क्या मोलों की संख्या मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि यहाँ लिखना थोड़ा टफ होता है। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है। मोलों की संख्या का दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान जो है वो बट्टे आपका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, क्या, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये है आपका मोलों की संख्या, आप निकालते हैं। तो देखिए, दिया गया द्रव्यमान कितना है, अगर हम देखें तो आपको कितना मास दिया गया है, 360 दिया गया है। और अगर हम जल का देखें तो जल में कितना उसका मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान होता है, तो वो होता है 18। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 20। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 2 मोल जल तो होगा नहीं, कितने मोल जल होगा, 20 मोल जल। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब देखेंगे, अगर हम ऑप्शन में जाएं तो सेकंड कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड आपको सी में और डी में दिखाई दे रहा है। मतलब फर्स्ट और सेकंड तो, ए और बी तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गए। अब यहाँ पर देखिए, जल के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो यहाँ पर समझिए, आप देखिए 20 मोल का मतलब कितने अणु हुआ। देखिए, 1 मोल में अगर हम अणु देखें तो वो होते हैं 6 एवोगाड्रो संख्या के बराबर, 6 इंटू 10⁻23। 1 मोल में अगर हम देखें तो इतने अणु होते हैं आपके। यहाँ पर 20 मोल है, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा, 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम इस 23 को क्या है, अगर उस तरफ लेके जाएं और हम क्या करें, यहाँ पर आपका इसको रिप्रेजेंट करें आपकी घातों के रूप में, तो यहाँ पर ये 10⁻24 हो जाएगा और वो वहाँ पर 2 ही रह जाएगा। तो क्या होगा, 2 इंटू 10⁻2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई किया इसको तो कितना आया आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, ये आएगा 12.044 इंटू 10⁻25।
25 अभी क्यों आएगा अभी देखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब आगे लेके आएंगे तो ये क्या होगा 25 उधर हो जाएगा। तो कितना आंसर आपका फाइनल आंसर क्या होगा 1.022 1.2044 इंटू 10⁻23। 1.2 से आप जा सकते हैं तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? कमेंट आप ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अब दूसरा देखिए, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपने बताना है कि एक परमाणु के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। तो देखिए परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपकी नोबल गैसें हैं जिनको आप उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं या जीरो गैसेस बोलते हैं, वो क्या होती हैं, वो कभी भी अणु नहीं बनाते हैं। हीलियम आपने कहीं ऐसा लिखा हुआ देखा है He2 हीलियम को ऐसे देखा है? तो नहीं बनाती हैं। तो वो क्या है एग्जिस्ट करती हैं आपकी, तो वो क्या है स्वतंत्र रूप से रह सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको दे रखा है नहीं, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और इसी का आपका सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक। देखिए नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक बोलना है। देखिए आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप क्लास 9th में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 1 से लेकर 30 तक तो परमाणु क्रमांक कितने अच्छे से और परमाणु द्रव्यमान इतने अच्छे से याद होना चाहिए और साथ में आपको प्रतीक भी पता होना चाहिए। सबको पता भी होते हैं और कॉम्पिटिशन वालों को तो 118 तत्वों का पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होता है। आप समझिए यहाँ पे आपसे नाइट्रोजन का नहीं पूछा है। बहुत ही सिली मिस्टेक जो हो आपकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को गलत करती है। यहाँ पे आपसे नाइट्रोजन का प्रतीक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे नाइट्रोजन गैस का प्रतीक पूछ रहा है, जो कि क्या होगा N2 होगा, क्योंकि N के दो परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस को बनाते हैं, ध्यान रखना है। फिर आपसे पूछा गया है सोडियम का रासायनिक प्रतीक। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है, जिसका परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा। फिर से आपका क्या आया, एक तरह का न्यूमेरिकल आया। तो देखिए जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसका क्या होगा, मोलर मास क्या होगा, उसका भार भी सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप इसको निकाल लें तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था दिया गया मास और उसका मोलर मास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सुक्रोज का अगर आप मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिए मोलर मास कैसे निकालते हैं, आप देखेंगे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। हमने परमाणु द्रव्यमान लेना है 12, अब उसको क्या है 12 ही कार्बन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे उसको इंटू करेंगे 12 से, फिर आपका आएगा प्लस। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, प्लस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितने हाइड्रोजन हैं आपके 22 हाइड्रोजन है। फिर आता है आपका प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है और कितने हैं 11 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो कुछ निकल के आएगा वो 342 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 342। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका डिवाइड करना है, आपने गिवन मास कितना है, आपको जो दिया गया मास है सुक्रोज का मोल दे रखे हैं, तो आपको ने वो ध्यान रखना है वो कितना होगा 0.2। जब इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला क्या पता है, नंबर ऑफ मोल, जो मोलों की संख्या होती है, नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं, दिया गया मास और मोलर मास, और निकालना आपने क्या है नंबर ऑफ मोल गिवन मास निकालना है, उसका मास निकालना है। मतलब जो फिर तो आप क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल और प्लस इंटू कर देंगे मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कितने दे रखे हैं 0.2 और इंटू करेंगे उसके मोलर द्रव्यमान से, तो कितना आएगा यहाँ पर कुछ आएगा 68.4 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 342 इंटू 0.2 को। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखें कितना होता है 44 होता है। कैसे निकाला 12 प्लस आपका ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और दे रखे हैं कितने आपके 2, तो यहाँ पर क्या हुआ 32 और ये कितना होगा 44 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22। फिर आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कैसे निकालेंगे मोलर मास। आपका कैल्शियम का होता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस आपका कार्बन का
ऑक्सीजन का 16 और कितने ऑक्सीजन है 3 है, तो ये आया आपका। तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा 200 आ जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। फिर एक बार हाइड्रोजन का भी आपका डी का भी देख लेते हैं। आप देखेंगे आपका जो 10 मोल दे रखा है और आपका जल का कितना होता है 18 होता है। आपका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप इन दोनों को, तब कितना आएगा 180 आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है 200 आपका सी। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना है। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है कैसे निकालते हैं, दिया गया मास मोलर मास। तो हमने मास निकालना है तो वो दोनों आपस में क्या हो गया साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलर मास और क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी? तो देखिए जिसके सबसे ज्यादा मोल होंगे उसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे एटम होंगे, अणु होंगे। ये चीज भी ध्यान रखनी है। परमाणु और अणु की संख्या हम ऐसे ही निकालते हैं, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा मोल है उसमें क्या है सबसे ज्यादा आपके एटम होंगे। एक मोल में अगर देखें कितने एटम होते हैं तो ध्यान रखना है, इसको कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलना है। 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि है आपको एवोगाड्रो नंबर, जिसको Na से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब आपके एक मोल में जो दिया गया मास है आपका, जो आपको मास दे रखा है कितना 18 ग्राम और आपका 18, इससे क्या है हमें क्या पता करना है, आपका जो दिया गया मास है उससे डिवाइड कर देंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। दिया गया यही तो आपकी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, दिया गया मास और क्या है मोलर मास। यही तो मोलों की संख्या ऐसे ही तो निकालते हैं। तो हमें क्या करना है मोलों की संख्या निकालनी है पहले। जब अगर हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे जिसमें मोलों की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसमें क्या होगा उसमें परमाणुओं की संख्या भी सबसे ज्यादा होगी। तो कैसे निकालेंगे, दिया गया मास और डिवाइडेड बाय उससे भाग कर देंगे किसको मोलर मास को। तो दिया गया मास कितना है 18 और आपका H2O का मोलर मास भी कितना होता है वो भी होता है 18। तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे का अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का कितना है 18 दिया गया है, लेकिन उसका दिया गया मास कितना है, उसका कितना होता है 32। तो यहाँ पर मोलर मास 32 होता है। तो ये कितना आएगा 1 से कम आएगा। कितना आएगा 1 से कम आएगा। फिर दूसरे की तरफ जाते हैं, 18 दिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है आपका 44 होता है। तो ये भी आप देखेंगे कितना आएगा 1 से कम आएगा इसकी मोलों की संख्या। फिर देखेंगे मीथेन का 18 ही दिया गया मास सबका बराबर है 18, उसका मोलर द्रव्यमान देखेंगे तो वो कितना है होता है 16 होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1 से ज्यादा आएगा। 1 से क्या होगा ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है 16 है तो वो 1 से ज्यादा आएगा। तो यहीं पर क्या है मोलों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि पहले में 1 था, दूसरे में भी 1 से कम था, तीसरे में भी 1 से कम था, लेकिन यहाँ पर मोलों की संख्या 1 से ज्यादा है। तो परमाणुओं की संख्या भी यहाँ पर 1 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होगी? सेम उसी तरीके से करना है, आपने दिए गए मास को डिवाइड करना है उसके मोलर द्रव्यमान से। तो इसको आपने खुद से कैलकुलेशन करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। कैलकुलेशन करके देखना है उसी की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, तो देखिए 16 ग्राम अगर हमें देखें ऑक्सीजन का वो होता है परमाणु द्रव्यमान, उसके एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में आपने ये भी ध्यान रखना है, मैं आपको लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो भी कराऊंगी, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी और क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक बीकर में 3.04 ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है। विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है। तो सुक्रोज को भैया जल में विलय किया है। ठीक है, अब देखिए ये आपका ऑल अबाउट क्या है मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना सुक्रोज लिया गया है 3.42 ग्राम आपका लिया गया है। डिवाइड करना है उसको, कितना उसका मोलर मास होता है 342 ग्राम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अगर हम देखें तो ये आएगा आपका 0.01 मोल इंटू ऑक्सीजन का निकालना है। विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन कितनी होंगी, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने होंगे अगर हम सुक्रोज का फॉर्मूला देखेंगे, सुक्रोज का फॉर्मूला कितना होता है C12H22O11। ठीक है, तो 11 ऑक्सीजन के हैं तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1.0
0.11 ये आपका आंसर है। फिर दूसरा, जल में विलय किया है, तो जल का देख लेते हैं। जल में विलय किया है तो जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है आपका 18 होता है और 18 ही ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर डिवाइड जब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एक ही क्या है आपके ऑक्सीजन की संख्या है जल में। तो जब आप 1 से 1 में प्लस करेंगे आप 0.11, 1 में क्या प्लस करेंगे, 1 प्लस 0.11, तो ये जो करेक्ट आंसर आएगा 1.11 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो देखिए भौतिक अवस्था आपकी जो देखें, आप ठोस को द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं। तो ये कैसे लाया जा सकता है, केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ली जाती है, या फिर आपका है जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। सही बात है। देखिए अगर आपने ठोस से द्रव में जाना है तो तब आप क्या करेंगे, उसको ऊर्जा देंगे तो वो क्या होगा, ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आपको द्रव से ठोस में जाना हो तो क्या होगा, उससे एनर्जी ली जाएगी, उसको कूलिंग इफेक्ट दिया जाएगा, तब वो क्या करेगा, आपका द्रव से ठोस में आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो। हम आपका इसका पार्ट बनाएंगे लघुत्तरीय प्रश्न का भी, वो भी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लोगों के साथ उसको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल के जल्दी से 1K कंप्लीट करिए और फिर हम उसमें क्या करेंगे, आपको बहुत सारे नए नए कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।